हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर UPSSC PET के लिए आधुनिक भारत का इतिहास, जहाँ से आपके 5 नंबर पक्के होने हैं। 5 नंबर यहाँ से पक्के होंगे और करीब 2500 प्रश्न इसमें लिए जाएंगे जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपके लिए संभव एजुकेशन क्लासेस सारे प्रीवियस ईयर करवा रहा है और प्रीवियस ईयर से अधिक जो उसकी व्याख्या हो रही है उससे अधिक से अधिक प्रश्न फंसने की उम्मीद है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। आधुनिक भारत के इतिहास का पहला पार्ट है और इसमें एक तरफ से हम लोग जैसे कंपनी का आगमन से लेकर के सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न लेते हैं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? ऑप्शन ए 1496, ऑप्शन बी 1497, ऑप्शन सी 1498, ऑप्शन डी 1600। बताइए भैया। देखिए, अगर हम बात करें वास्को डी गामा की, तो वास्को डी गामा जो है ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ये कहाँ का? पुर्तगाल का था। ये बेसिकली इससे पहले भी कई लोग यहाँ इंडिया में आने का प्रयास कर चुके थे, लेकिन अंततः जो है ये 20 मई 1498 को ये अपना जो है जहाज़ लेकर के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कहाँ पे? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। इस कालीकट बंदरगाह पर यहाँ पे इसका स्वागत करने के लिए जो है कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन पहुँचे। जमोरिन पहुँचे और जमोरिन ने इसका स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकोट, गोवा, दमनदीव और हुगली के बंदरों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, है ना। आगे चल के इनका बहुत सारा व्यापार हुआ। ठीक है, तो ऐसे करके कालीकट में, अगर यहाँ पे प्रश्न आया है कालीकट पर किस वर्ष आया था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1498 ईस्वी में पूछा जाता है किसने स्वागत किया था, तो आप यहाँ पे मारिएगा जमोरिन जो है ये यहाँ का तत्कालीन शासक हुआ करता था। इसने बढ़ करके इनका स्वागत किया था। ठीक है, और वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। अगला क्या है? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन ए डियाज, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी अल्मीडा, ऑप्शन डी अल्बुकर्क। बताओ भैया, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ था? आपको पता है कि जब पुर्तगाल पहली बार जो है समुद्री मार्ग की खोज जो है इनके द्वारा कर दी गई थी, तो उसके बाद जो है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार जो सबसे पहले व्यापार स्थापित करने का काम किए थे। व्यापार स्थापित करने का जो पहला काम था वो किसका था? पुर्तगालियों का ही था। किसका था? पुर्तगालियों का ही था। ठीक है, पुर्तगालियों का जो पहला उपनिवेश था, बेसिकली आपको पता है कि 1505 में जो है 1505 में, है ना, 1505 में पुर्तगालियों ने जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत भेजा, है ना। क्या बना करके? पुर्तगाली वायसराय गवर्नर बन करके भारत आया। इसने व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में इसकी एक बड़ी फेमस जो है योजना है, इसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। इसको ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं, अर्थात शांत जल की नीति। क्या बोलते हैं इसको? इसी को शांत जल की नीति बोला जाता है। जल की नीति इसको बोला जाता है ना। तो शांत जल की नीति जो है अल्मीडा ने अपनाया था, 1505 में आया था, और इसको ही पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम वायसराय भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो वास्को डी गामा था 1498 में यह भारत आया था कालीकट में, और अभी हमने पढ़ा था इसका जमोरिन ने स्वागत किया था। बात क्लियर है? अब इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अब देखिए, अगला प्रश्न आ गया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन सा था? संस्थापक की बात पूछेगा। अगर जैसे पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक तो अल्मीडा था, लेकिन अगर आपसे पूछेगा वास्तविक संस्थापक, तो आप बताइए वास्को डी गामा था, अल्मीडा था, अल्बुकर्क था या जॉर्ज ऑक्सीडिन था? बताइए भैया कौन था वास्तविक शक्ति का संस्थापक? कौन था? आपको पता है भारत में जो है पुर्तगाली जैसे जब आए तो उस वक्त कई अन्य शासक भी थे। तो इन्होंने सबसे पहले जो है बीजापुर, कहाँ पे? बीजापुर में धावा बोला, है ना। जब तक अल्मीडा था इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, मतलब शांत जल की नीति अपनाई। और लेकिन जब ये आया कौन? अगला जो अल्मीडा के बाद 1509 ईस्वी में, 1509 से लेकर के 1509 से लेकर के 1500
1515 तक जो है ये कौन रहा, अल्बुकर्क रहा। अल्बुकर्क जो है ये रहा, है ना, अल्बुकर्क रहा। अब इसने जो है 1509 में आया और 1510 में जो है बीजापुर के शासक, क्या, बीजापुर के शासक कौन थे भैया, बीजापुर के शासक उस वक्त हुआ करते थे आदिल शाह सुल्तान। कौन, आदिल शाह सुल्तान हुआ करते थे। और आदिल शाह सुल्तान को क्या किया, हराया इसने, और हरा करके सबसे पहली दफ़ा इसने जो है अल्बुकर्क ने पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और इसने इसने गोवा विजय किया। और जब इसने गोवा पर भी इसने आधिपत्य किया, गोवा पर अधिकार करने के बाद इसने ये बता दिया कि भारत में जो है पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुसत्ता जो थी, जैसे जो समुद्री सत्ता थी गोवा के, हमने इधर अरब सागर है गोवा के, तो इसमें जो है पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति जो है ये इसकी स्थापना कर दी, है ना, अरब सागर में। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो अल्बुकर्क था। ये आया 1509 में था। कब आया था, 1509 से लेकर के 1515 तक रहा। लेकिन इसी बीच इसने पहले बीजापुर को, गोवा को, ऐसे करके सबको मिलाया और अपना एक मजबूत स्तंभ यहाँ स्थापित कर दिया। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला प्रश्न, चौथा। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, कन्नानूर में, गोवा में, कोचीन में या अंजी द्वीप में। बताओ भैया, कहाँ पे पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग स्थापित किया था। अगर हम बात करें तो सबसे पहला दुर्ग तो जो पुर्तगालियों का था वो बेसिकली 1503 में ही स्थापित हुआ था। और जब ये स्थापित हुआ था तब जो है अगर बात करें उसकी, तो इसका जो निर्माण कराने वाला जो था वो था बेसिकली अल्बुकर्क। क्या था, अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क ही था जो इसका निर्माण करा था। लेकिन तब ये क्या था, तब ये वायसराय नहीं था, तब ये बेसिकली नौसेना का एक अधिकारी हुआ करता था। इसने अपनी जो है क्षमता की वजह से फिर ये 1509 में बन के आया था यहाँ पे। ठीक है, और इसने जो है भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी इसने स्थापित करवाया था। कहाँ पे, मतलब ऐसे कह सकते हैं भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग, भारत में ये प्रश्न आ चुका है, प्रथम यूरोपीय दुर्ग जो है ये कहाँ स्थापित किया था, ये भी प्रश्न आ चुका है। तो पहला जो दुर्ग था ये बेसिकली कहाँ स्थापित हुआ था, तो ये स्थापित हुआ था आपके कोचीन में। बात क्लियर है, तो आपका देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। बात क्लियर है। चलिए देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यूरोपियों ने समुद्री व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किया था। ठीक है, अगर बात करें सबसे पहले, अगर आपसे कभी प्रश्न आ जाए, ऐसे यहाँ पे प्रश्न आपसे कभी कोई पूछ ही ले कि भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र, क्या, समुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो है वो बेसिकली पुर्तगालियों ने ही स्थापित किया था। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, 5वां नंबर। अगला क्या भैया, हुगली को बंगाली खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने या अंग्रेज़ों ने। बताओ भैया, किसने जो है समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा अब किसने बनाया था। ये बड़ा फेमस प्रश्न है और कई दफ़ा पूछा जा चुका है, आईएएस में आ चुका है, बीपीएससी ने पूछ रखा है और यूपीपीएससी ने पूछ रखा है। तो बताइए इसका जो है, देखिए पुर्तगालियों द्वारा हुगली को, यहाँ पे पुर्तगालियों के द्वारा ही जो है हुगली को समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, है ना। तो बेसिकली आप इसको याद कर सकते हैं, पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, चलिए समुद्री लूटपाट यही किया करते थे पुर्तगाली ही, चूँकि इनका क्या था, नौसैनिक शक्ति बहुत ज़्यादा तगड़ी थी। हमने बताया अभी जो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था, उसके बाद जब अल्बुकर्क आया तो इसने नौसेना शक्ति को बहुत मजबूत कर लिया, गोवा को जीत लिया, बीजापुर को जीत लिया, आगे इसने अपनी सत्ता का उपयोग अच्छे से किया। ठीक है, अब अगला प्रश्न आया क्या है, कलकत्ता का संस्थापक कौन था, बेसिकली पूछा गया आपसे। चार्ल्स आयर था, जॉर्ज चारनाक था, विलियम नॉरिस था या वारेन हेस्टिंग्स था। बताइए भैया ये क्या था। अगर हम बात करें इसकी, कलकत्ता का संस्थापक कौन था, तो बेसिकली अगर बात की जाए इसमें एक इतिहास इसका आता है। इसमें आप एक नाम सुने होंगे, जैसे कलकत्ता में जो है सुतानूती
एक जगह हुआ करती थी सुतानूती में, है ना। और यहीं पर जो है कासिम बाजार लगता था। क्या लगता था? कासिम बाजार, कासिम बाजार यहीं लगता था, ठीक है। यही आगे चल करके जो है कलकत्ता के रूप में विकसित हुआ। हालांकि जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट जो है इसने 2003 में ये कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई इस कलकत्ता का संस्थापक नहीं है। कोलकाता जो है ये बहुत पहले से है, मतलब अंग्रेजों के आने से बहुत पहले कलकत्ता है, ठीक है। और जैसे इसमें जॉब चारनाक है ना, तो जॉब चारनाक को ही जो है कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है, जबकि ये गलत है। और हाई कोर्ट ने ये भी कहा, हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जो आप 24 अगस्त को ये मानते हैं कि 24 अगस्त 1690 को जो है इस चारनॉक ने जो है कलकत्ता की स्थापना की, तो ये बेसिक गलत बात है। इसने कोई स्थापना नहीं की थी और इसको मानने से कोर्ट ने इनकार, जो 24 अगस्त को कलकत्ता दिवस मनाया जाता है इसको मानने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो बेसिकली आप ऑप्शन नंबर बी जॉब चारनॉक टिक करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेनिंग टू ईस्ट इंडीज़, और ऑप्शन डी ओस्टेंड कंपनी। बताइए भैया इसका क्या होगा, इसका जवाब दें आप, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, इसमें दो प्रकार के व्यापार हैं। एक तो आपके व्यापार आते हैं जो है स्थल मार्ग, एक स्थल मार्ग व्यापार पूछा जाता है आपसे, है ना, स्थल मार्ग। और एक पूछा है समुद्री मार्ग पूछा जाता है, समझिएगा इसको, समुद्री मार्ग। अगर आपसे पूछे स्थल मार्ग की बात करें तो स्थल मार्ग सबसे पहले लीवेंट कंपनी जो है इसको ये पास कर देगा। लीवेंट कंपनी को कब किया गया? 1593 में ही जो है इसको व्यापारिक करने के लिए दे दिया गया, लेकिन ये स्थल मार्ग से था। और उसके बाद अगर समुद्री मार्ग की बात करें तो 31 दिसंबर 1600 में जो है ये महारानी एलिजाबेथ ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द वेस्ट इंडीज़, जो इंडीज़ थी कंपनी, इसको दिया था, है ना। तो बेसिकली ये 1600 में दिया गया था। यहाँ पूछा क्या ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार किसे प्राप्त हुआ था? तो बेसिकली आपको लीवेंट कंपनी ही आपको मारना पड़ेगा, लीवेंट कंपनी को, ठीक है। और आगे चल कर 1702 ईस्वी में न्यू कंपनी महारानी के साथ मिलकर के त्रिपक्षीय करारनामा हुआ था, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी। और 1709 में जो है दोनों कंपनियां मिलकर एक नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपना काम करेंगे। यह कंपनी बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। इतनी बात क्लियर है। बेसिकली आप जो ईस्ट इंडिया कंपनी देख रहे हैं ये बेसिकली द इंग्लिश कंपनी ट्रेनिंग टू ईस्ट इंडीज थी, ये मिलकर के, और उसके बाद जो है यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड, ये सब मिलकर के जो है ये अपना व्यापार पर करती थी। बाद में ही ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर लीवेंट कंपनी को जो है सबसे पहली बार व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 8वां नंबर क्या है भैया, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह हुआ करता था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कब हुई थी? सन 1600 में हुई थी, है ना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना सन 1600 में भारत में हो गई थी। बेसिकली इसकी जो कार्य योजना है ये 1599 में इंग्लैंड में शुरू हो गई थी, ठीक है। तो उस वक्त जो है जो बादशाह भारत का, चूँकि भारत में बादशाह जैसे अकबर जो है ये 1556 से लेकर के और 1605 तक रहा है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय अगर कोई था तो वो अकबर ही था, ठीक है। अब परमिशन जहांगीर देगा वो अलग बात रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर पे लेते हैं। 9वां नंबर क्या है, एक तरफ से हम प्रश्न लेके आ रहे हैं। अगर आप पूरी क्लास 2500 प्रश्नों की कर ले जाएंगे तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि फिर उसके बाद आपका इतिहास का प्रश्न गलत नहीं होगा और मैं रिपीट कराता रहूँगा। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? अकबर, जहांगीर, उसके बाद शाहजहां या औरंगजेब? बताइए भैया किसके टाइम में जो है अंग्रेजों ने पहली बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये पूछा गया है बेसिकली। तो जो है अगर बात की जाए तो 1611 में, किसकी बात करें तो 1611 ईस्वी में जो है मसूलीपट्टनम में, कहाँ पे? मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कहा जाता है। मसूलीपट्टनम में जो है, मसूलीपट्टनम में ये इसको यहाँ पे अस्थाई कारखाना जो है, कहाँ पे? अस्थाई कारखाना,
अस्थाई कारखाना यहाँ पे खोला था इन्होंने। उसके बाद आगे चल करके 1613 ईस्वी में जो है सूरत में इन्होंने सूरत में, कहाँ पे, सूरत में जो है पहला अस्थाई कारखाना स्थापित किया। अस्थाई कारखाना स्थापित किया। देखिए आपको पता है अकबर के विषय में अभी हमने पढ़ा, ये 1556 से लेकर के 1605 तक ही था। तो बेसिकली इसका काम तो खत्म हो गया। 1605 तक था, मर गया। उसके बाद ये थोड़े परमिशन ऊपर से देने आएगा कि हम जिंदा हम राजा हुआ करते हम परमिशन देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो बेसिकली इसको कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये पूछा जाता है जैसे अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित कहाँ की, तो पहली फैक्ट्री अगर इसे मसूलीपट्टनम में तो आप मार देंगे 1611 में, लेकिन जब दे रहा है कि 1613 में कहाँ पे स्थापित की, तो सूरत में स्थापित की थी। बात क्लियर है। और उस वक्त जो है अगर आपसे पूछा जाए कौन शासक हुआ करता था, तो बेसिकली उस वक्त जो शासक थे वो आपके जहांगीर हुआ करते थे। कौन थे, जैसे जहांगीर, है ना। तो जहांगीर ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ठीक है। तो आप समझ लीजिए। उसके बाद जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो आप बताएंगे सूरत में, क्योंकि यहाँ पे पहली दफ़ा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो जैसे अगर इसका थोड़ा सा और पूछा जाता है आपसे कि कौन जो है मुग़ल दरबार में पहली दफ़ा आया था, तो पहली बार मुग़ल दरबार में 1608 ईस्वी में, 1608 इसे कंपनी स्थापित करने के लिए जो है परमिशन लेने के लिए कौन पहुंचा था, ये पहुंचा था हॉकिंस। कौन पहुंचा था, हॉकिंस पहुंचा था। हॉकिंस ये जो है सूरत में फैक्ट्री पाने की अनुमति पाने में तो सफल नहीं हो सका, लेकिन इसने जो है अनुमति मांगी। फिर उसके बाद जो है आगे चल करके 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वावल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति सफल हो गया। लेकिन कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली का अधिकार को निरंतरता को भंग कर दिया। तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1683 में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की और यहाँ से अंग्रेजों ने व्यापार को देश से दूसरे भागों में फैला था। शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियों को स्थापित किया। बात क्लियर है। तो अगला प्रश्न लेते हैं 10वां नंबर। क्या भैया, भारत में 1683 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अभी हम जस्ट कुछ देर पहले पढ़े सूरत में स्थापित की। 1611 की बात करें तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की हुई थी, ठीक है। अब आपको पता है जब वहाँ पे स्वावल्ली का संघर्ष हुआ, बेसिकली अगर बात करें स्वावल्ली का संघर्ष जो 1611 में हुआ था पुर्तगालियों के बीच, जब पुर्तगाली हार गए तो उसके बाद जो है सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लिया अंग्रेजों ने, ठीक है। तो बेसिकली इनका बड़ा संघर्ष का दौर रहा था, ठीक है। 1608 में आए, परमिशन मांगे, नहीं मिली। 1611 में जब परमिशन मिली भी तो पुर्तगालियों ने इनको अटैक किया। पुर्तगालियों जब जीते तो बेसिकली 1613 में अपना अस्थायी फैक्ट्री खोल लिए, ठीक है। चलिए 11 नंबर चलते हैं। क्या भैया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? डचों से, डेनिश से, पुर्तगालियों से या फ्रांसीसियों से? बताओ भैया। ये जो है जाहिर सी बात है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। किससे लिया था? बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। कब लिया था भैया? ये लिया था 1661 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली लीज पर थी। जो इंग्लैंड के सम्राट थे, सम्राट कौन? चार्ल्स द्वितीय। कौन? चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गया था। कैथरीन ब्रिगेंजा, कैथरीन से हो गया था। चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे? कैथरीन से हुआ। और दहेज में जो है इन्होंने किसको मांग लिया? बम्बई को मांग लिया। और बम्बई को जब मांग लिया तो उन्हें 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में, 1661 में तो इनकी शादी हुई, लेकिन बम्बई को जब ये अंग्रेज आए तो उसके बाद जो अंग्रेज वो कहे कि साहब हमको व्यापार करना है, सूरत तो है लेकिन थोड़ा सा और कुछ मिल जाता, तो इन्होंने कहा ठीक बम्बई दे देना है, लेकिन कितने पे? 10 पाउंड। 10 पाउंड। और ये कैसा किराया था? वार्षिक किराया था। वार्षिक किराया था। ये वार्षिक किराया लेकर के कब दिया? 1668 ईस्वी में जो है ये पुर्तगालियों को लीज पर दे दिया। बाद में चल करके जब 1857 की क्रांति हुई तो फिर पूरी सत्ता जो है अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले ली, जो उस वक्त राजा हुआ करते थे। बहुत सारी चीज़ें थी। आगे जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत एक छोटी छोटी कहानियों के साथ आपको बताता रहूँगा। 12वां क्या है?
ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? अंगियर, जॉन चाइल्ड, जॉन गेयर और निकोलस वेट। देखिए अगर बात करें इसकी ना तो 1688 ईस्वी में, जैसे आपको पता है कि बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जो है हुआ करते थे, तो 1688 ईस्वी में जो है बम्बई था पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेर डाला। और जो है इस जो उस वक्त गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर कौन था? चाइल्ड था, चाइल्ड नहीं आप देख पा रहे हैं, जॉन चाइल्ड। और ये चाइल्ड जो था ये इसने बच्चों से हरकत कर दी, चाइल्डिश बिहेवियर कर दिया इसने। किसके साथ? औरंगजेब के साथ, सॉरी मुसलमानों के साथ, है ना। मुसलमान बोले तो औरंगजेब, तो इसने किया चाइल्डिश बिहेवियर। इसने जो है हज जाने वाले यात्रियों को बंदी बना लिया कि साहब आप उधर न जाओ, इधर आ जाओ, है ना। तो ये सब सुना, कौन सुना? औरंगजेब सुना और कहा कि ऐसा बेटा तुम निकल जाओ यहाँ से बाहर। तो चाइल्ड को इन्होंने बाहर ये कहा कि अब तुम जल्दी बाहर जाओ भारत से, नहीं तुमको ऐसी तैसी तुम्हारी कर डालेंगे। तो भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया, लेकिन जो है बाद में इसको विवश होकर के चाइल्ड ने माफ़ी मांगी और फिर उसके बाद सारी बातें वो हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या है? सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 13 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शन ए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, ऑप्शन सी कर्नाटक की राजगद्दी की मसला, ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। बताओ भैया इसका बेसिक कारण क्या था? आपको पता है जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, आप पूरा पढ़ लीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था मेरे भाई मेरे दोस्त, ये 1746 से लेकर के 48 तक चला था। ठीक है, ये बेसिकली क्या था? ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संबंध में था। ठीक है, किसके संबंध में? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के संबंध में बेसिकली ये था। ठीक है, और ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार किसके बीच हुआ था? तो ये बेसिकली पूछा गया तत्कालिक कारण कौन सा था, है ना। ये भी पूछा गया ना तत्कालिक कारण कौन सा था। तो ये था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। पहली बात मुद्दा क्या था ये बता रहे हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच था। मुद्दा ये था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था इसमें, है ना, और उत्तराधिकार तो था ही ऑस्ट्रिया का। इसके बाद ही जो है कौन एक संधि हुई थी, एक्स ला चैपल, ये एक संधि हुई थी, इसको सापेल की संधि भी कहते हैं। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था ये बेसिकली इसी कारण खत्म हो गया था। उसके बाद फिर जो है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध चला, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि निर्णायक रहा। और जब उसके बाद तृतीय युद्ध आया तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ये बेसिकली पेरिस की संधि के द्वारा इसका अंत कर दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करें हम इसकी कर्नाटक के प्रथम युद्ध की, तो ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार जो 1740 में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेजों फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में युद्ध आरंभ कर दिया और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना ही युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लेना ही। ठीक है, और ये तो ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जो ऑस्ट्रिया नहीं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया लिखा है, अब आप पता लगा ऑस्ट्रिया पढ़ लें तो वो बेसिकली गलत हो जाएगा, इसीलिए ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं। 14 नंबर पे आते हैं। क्या भैया? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू अर्जित करने के उद्देश्य से राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? क्लाइव था, डुप्ले था, अल्बुबर्क था या वारेन हेस्टिंग था? बताओ भैया कौन था ये कौन था? देखिए अगर आप बात करेंगे इसकी तो सबसे पहले जो है डुप्ले ऐसा व्यक्ति था, पहली बार इस हथकंडे का प्रयोग किया जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। और डुप्ले ही था जो पहली बार यूरोपीय, जैसे इनके पास यूरोपीय सेना हुआ करती थी, मान लीजिए भारतीय राजा हैं तो अब इनको जो है इनके पास खुद की अपनी सेना होती है, लेकिन ये इससे कहते थे हमको सेना दे दो। क्या दे दो? सेना। जैसे आज अमेरिका नहीं करता है, जैसे अमेरिका मान लो दे दिया, कहा कि दक्षिण कोरिया से, दक्षिण कोरिया जो है वो बौद्ध का मतलब बौद्ध को मानने वाला, उसने कहा कि साहब ऐसा है आप युद्ध मत करिए, आप हमको जो है आप वैसे सेना रखेंगे कोई मतलब है नहीं, आप हमको पैसा दीजिए, हमारी सेना आपके यहाँ सुरक्षा करेगी। तो पैसा इनका, सेना इसकी, मतलब अगर कल को चाहे तो इन पे चुटकी भर में कब्जा कर लें।
है ना। तो सेना इनकी, तो बेसिकली ये क्या करता था, अपनी सेना देता था इनको कि भैया लड़ना है तो ले हमारी सेना ले, कुछ पैसा हमको दे दिया करो, ठीक है। और राजा मतलब भारतीय जो राजा थे वो उनका व्यय करते थे, सेना का या जो भी कर्मचारी रखे सबका व्यय करते थे और अपना जो है ये काम चलाता था। तो डुप्ले था। 15 नंबर चलते हैं। 15 नंबर में क्या भैया, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किन निम्न स्थान में से कहाँ लगाया? सूरत में, पुलिकट में, कोचीन में या कासिम बाजार? बताओ भैया, फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? आपको पता है कि जब ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई, अब पूछा जाता है कि किसके शासन काल में स्थापित हुई थी, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये लुई 14वां के शासनकाल में आरंभ हुआ था। बात क्लियर है। और ये बेसिकली जो है अगर ऐसे कहें तो लुई 14वें के मंत्री कलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी आप ऐसे समझिए, कब हुई थी? 1664 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। लुई 14वां जो था उस वक्त राजा हुआ करता था, जिसे बाद में जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ था और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में, कब? 1664 में तो ये काम हो गया, लेकिन 1667 में जो है फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान, किसके नेतृत्व में? फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल जो है ये भारत आया 1667 में। और 1668 में जो है जब ये पहुंचा, 1668 में पहुंचा, तो 1668 में पहली दफ़ा इन्होंने जो है क्या किया, सूरत में, कहाँ पे? सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना खोला। कहाँ पे? सूरत में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 16 नंबर, बंगाल में निम्न से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंदेल, हुगली, चिंसुरा या श्रीरामपुर? देखिए, अगर ये प्रश्न आप ले रहे हैं तो ये विवादित प्रश्न है। विवादित इसलिए है क्योंकि डचों ने बंगाल में अपनी पहली जो जैसे डच आए थे, अभी आगे आएगा कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो डच आए जब, तो सबसे पहले 1627 ईस्वी में, कहाँ पे? 1627 ईस्वी में जो है इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री अपनी डाली पीपली में। कहाँ पे? पीपली में डाल दिया। पीपली से फिर ये कहाँ चले? बालासोर चले आए। पूरा इतिहास जान लीजिए। उसके बाद ये बालासोर चले आए, ठीक है। बंगाल में डचों ने, अगर बंगाल की बात करें तो बेसिकली देखिए, अगर 1632 की बात करें तो 1632 में पटना में इन्होंने, यहाँ पे 1632, तो 1632 में पटना, बात क्लियर है। 1632 में जो है इन्होंने पटना में अपना वो कर लिया, खोल लिया, ठीक। और उसके बाद जो है 1635 की बात करें, 32 की बात है, 1635 की अगर हम बात करें तो 1635 में बेसिकली जो है इन्होंने बंगाल में अपना आरंभ किया। तो ये बेसिकली 1656 के बीच, 1635 में हुआ तो 1656 के आसपास जो है इन्होंने हुगली में पहले, कहाँ पे? हुगली में सबसे पहले फैक्ट्री का संचालन आरंभ कर दिया, ठीक है। और 1656 में हो गया। उसके बाद आपको पता है 1653 में जो है, 1653 में जो है इन्होंने चिंसुरा में भी, इसी का हुगली का एक पार्ट था, गांव था चिंसुरा, यहाँ पर भी जो है इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली। तो इसमें हुगली भी है, चिंसुरा भी है। तो बेसिकली कारखाना डचों ने जो स्थापित किया था वो कहाँ पे किया था? हुगली में किया था। आप इसको कर सकते हैं। बेसिकली ये यहाँ पे बी एंड सी ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। निम्न यूरोपीय शक्तियों में से कौन सर्वप्रथम भारत में प्रवेश किया? अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली? आपको पता है P, D, A, D, F। ये P से पुर्तगीज होते हैं, क्या? पुर्तगाली। P से पुर्तगाली, D से डच, A से अंग्रेज, D से डेनिश और F से फ्रांसीसी। ये है ना। तो बेसिकली अगर इसकी बात करें, पुर्तगाली, डच, फ्रांस, पुर्तगाली जो है ये कब आए थे? तो बेसिकली आपको पता है, अगर इनकी बात करें तो ये 1605 में अल्मीडा आया था। डच आने की बात करें तो ये 1608 में आए थे। अगर अंग्रेज़ों की बात करें तो ये बेसिकली जो है
सॉरी पुर्तगाली तो 1498 में आ गए थे ना, 1498 में ही आ गए थे ये, ठीक है। ये बेसिकली इनकी बात मत करिए, ये 1498 में ही आ गए थे मेरे भाई। उसके बाद 1498 में पुर्तगाली आ गए। 1605 में जो है, 1605 में ये डच आए थे, ठीक है। 1505 1510 में तो जो है ये अपना पूरा पुर्तगालों का अधिकार हो गया था, तो 1605 में ये आ गए थे। अगर हम बात करें अंग्रेज़ों की तो 1608 में आपको पता है वारेन वो हॉकिंस आ गया था, जहांगीर दरबार में परमिशन लेने के लिए मिल नहीं पाई हालांकि उसको परमिशन, तो वे बेसिकली वो भी आ गए थे। उसके बाद डेनिस और उसके बाद आ गए फ्रांसीसी। सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे, सबसे अंत में फ्रांसीसी गए और सबसे अंत में आए थे, सबसे पहले चले भी गए थे, ठीक है। वानडीवास की लड़ाई हुई थी, वानडीवास बेदरा, तो डच भी चले गए, फ्रांसीसी भी चले गए थे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अगर भारत में पहले कौन प्रवेश किया व्यापार के दृष्टिगत, तो सबसे पहले पुर्तगाली किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पांडुचेरी फ्रेंच, ऑप्शन बी गोवा पुर्तगीज, ऑप्शन सी टांकेबार डेनिस, ऑप्शन डी सद्रास अंग्रेज। देखो भैया, अगर हम बात करें पांडिचेरी की तो बेसिकली फ्रेंच के अंडर में ही था। गोवा की बात करें तो पुर्तगीज पुर्तगाल के अंडर में था। ट्रांकेबार की बात करें तो ये बेसिकली डेनिस के अंदर या इसको डेन भी बोलते हैं, इनके अंतर्गत में था। और सद्रास जो ये अंग्रेजों के अंडर में नहीं था, ये बेसिकली डच के अंदर में था। किसके? डच के। बात क्लियर है? तो आप इसका ऑप्शन नंबर डी मारिएगा सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 19 नंबर क्या है? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, सी गुजरात, डी असम। बताओ भैया क्या इसमें सही है? कौन सा जो अफीम के लिए प्रसिद्ध था? तो हम बात करें अगर बिहार में, तो बिहार और उधर बंगाल सटा हुआ जो था वो बेसिकली अफीम के लिए प्रसिद्ध था। जैसे कुछ बिहार का पार्ट और यहाँ पे बगल में नहीं है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। तो कभी कभी जैसे पूछा जाता बिहार ऑप्शन, तो पश्चिम बंगाल भी आप क्लिक कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो बेसिकली इसी के लिए था। यहाँ पे जैसे एक और, जैसे यहाँ पे क्या पूछा? अफीम पूछा है। यहाँ पे कभी कभी सोरा पूछता है, क्या? सोरा पूछ देता है, ये भी बिहार से ही प्राप्त होता है। बात क्लियर है? अगर सोरा, सीड़ा जिसको बोलते हैं, सीड़ा, सबसे उत्तम सीड़ा जो है ये बिहार से मिलता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर और अंतिम प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, ऑप्शन बी सूरत, भरूच, आगरा, ऑप्शन सी कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताओ भैया इसमें क्या सही होगा? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, अगर बात करें तो बेसिकली इसमें उपयुक्त सभी सही होगा। नागपट्टनम में भी था डचों का, चिंसूरा में भी था, मछलीपट्टनम में भी था, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सारी जगहों पे था। तो उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। ये सारे के सारे प्रश्न घटना चक्र पूर्वावलोकन के हैं जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का हृदय से आभार जुड़ने के लिए। जय हिंद।